सारे वीडियोस मेरे मैथ्स वन पे बेस्ड थे। तो उस वीडियोस में मैंने आप सभी को मैथ्स वन का चैप्टर वन एक्सप्लेन किया था, लेकिन ये वीडियो एजुकेशन से भी हटके है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किसी भी चीज़ में आप अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको उस फील्ड का बेसिक नॉलेज और आपकी एक फिक्स स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सो वो स्ट्रैटेजी डिसाइड करने के लिए ये वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी, यानी कि नीति की चाणक्य ने बताई थी। तो आपको तो चाणक्य पता ही होंगे। चाणक्य जो थे वो उनके नीति यानी कि स्ट्रैटेजीज के लिए जाने जाते थे। तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ और उनके ही दिए गए कुछ ट्रिक्स हम लोग हमारे स्टडीज़ में यूज़ करेंगे। एक कहावत है इंग्लिश में, इफ़ यू स्टार्ट अर्ली देन यू हैव वन 50% ऑफ द वॉर। सो अगर आप बाकी लोगों से पहले अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी आधी जंग तो यही ख़त्म हो गई, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब ऑलमोस्ट 30% स्टूडेंट्स को यही बीट कर चुके हो, जबकि आपने बोर्ड्स के पेपर भी नहीं दिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो अभी तक स्टडी करना स्टार्ट नहीं किया है। एसएससी के लिए ऐसे कोई भी वीडियो नहीं है जो कि स्ट्रैटेजीज पे बात करती है। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी हम सब कोरोना की वजह से घर में लॉकडाउन में हैं। सो अभी जैसे कि आपको पता है कि स्कूल चालू नहीं है, हमारे क्लासेस चालू नहीं है। सो ये अभी हमें फ्री टाइम मिला है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें प्रोडक्टिव वे में फ़ायदा हो और हमें जाके लॉन्ग टर्म हमारा जो गोल है यानी कि अच्छे मार्क्स लाना 10th स्टैंडर्ड में, वो हमारा लॉन्ग टर्म गोल कैसे अचीव हो। तो वो गोल अचीव करने के लिए हम लोग यहाँ पे लॉकडाउन की स्टडी स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग अभी आ चुके हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। तो हमारा टॉपिक है क्वारंटाइन स्टडी स्ट्रैटेजी, जो कि जिसमें हम लोग अभी बात करेंगे हमारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं 10th के लिए और वो सब सब्जेक्ट्स का स्टडी कैसे करना है। तो वो स्टडी करने की शुरुआत हम लॉकडाउन से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, क्या क्या मेन टॉपिक्स है जिस पे हमें फोकस करना है, ये सब टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला स्लाइड देखते हैं। हमें कितने सब्जेक्ट स्टडी करने हैं। तो हमें टोटल सब्जेक्ट स्टडी करने हैं। आप इसमें से मैंने 7 सब्जेक्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट है उसको मैंने ग्रीन कलर में लिखा है। सेकेंड पार्ट जो है वो ब्लू कलर में है और जो थर्ड पार्ट है वो रेड कलर में। हम लोग शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, जो कि है ग्रीन पार्ट। तो ग्रीन पार्ट में हमारी लैंग्वेजेस आती है बेसिकली। सो लैंग्वेजेस में हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है जो कि मराठी मीडियम के बच्चों के लिए होगी मराठी, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए होगी इंग्लिश। और उसके बाद हम जाते हैं सेकेंड लैंग्वेज पे। सेकेंड लैंग्वेज हमारी डिपेंड्स ऑन द मीडियम। तो अगर मराठी मीडियम है तो उनकी सेकेंड लैंग्वेज होगी इंग्लिश, और इंग्लिश मीडियम में है तो उनकी सेकेंड लैंग्वेज होगी मराठी। फिर हमारी आती है थर्ड लैंग्वेज, जो कि ऑप्शनल होती है। उसमें हमें दो ऑप्शन होते हैं, आइदर हिंदी और संस्कृत। और ये जो ऑप्शन है वो कॉमनली चोजन ऑप्शन है। इस थर्ड लैंग्वेज में और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि उर्दू है और वो, लेकिन मोस्टली जो बच्चे हैं वो हिंदी और संस्कृत प्रेफर करते हैं। तो मैंने वही 2 लैंग्वेजेस सिलेक्ट की है इस डिस्कशन के लिए। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड पार्ट में, जो कि है ब्लू पार्ट। ब्लू पार्ट में हमारे सो कॉल्ड कंसेप्चुअल टॉपिक्स आते हैं, जिसमें है फर्स्ट इज साइंस, देन सेकेंड जो है हमारा मैथमेटिक्स है, और थर्ड जो है वो है ज्योग्राफी। अभी बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि ज्योग्राफी कब से कंसेप्चुअल सब्जेक्ट हो गए, तो वो भी मैं बाद में डिस्कस करूँगा आपके साथ। और वो हमारा नेक्स्ट पार्ट है जो कि है हिस्ट्री। तो वो मैंने रेड कलर में मार्क किया है। तो हिस्ट्री मैंने स्पेशली अलग रखा है क्योंकि उसकी स्टडी स्ट्रेटेजी बाकी सभी सब्जेक्ट से बहुत अलग है। हम अभी एक एक पार्ट लेकर उस पर डिटेल कैसे स्टडी करना है वो हम देखेंगे। तो हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, जो कि है डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेजेस। मतलब जिस पेपर में हमें बहुत ज़्यादा लिखना है और जो हमारे आंसर जो है उनको बहुत हमें एलाबोरेट करना है, या फिर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में हमें सब आंसर्स लिखने हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है ग्रीन पार्ट, वो है डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट।
तो हम उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट्स में हमें हमारी सारी लैंग्वेजेस आती है, और जैसे कि बहुत सारे सीनियर्स से आपने सुना होगा कि जो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेजेस है, मतलब लैंग्वेजेस के पेपर में मार्क्स लाना बहुत डिफिकल्ट होता है, जो कि मैं कहूँगा 80% ट्रूथ है, लेकिन 20%, अगर 20% की आप बात करें तो आप उसमें भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और अच्छे मार्क्स मेरा मतलब है 90+ आउट ऑफ 100। तो वो लाने के लिए हमें ये कुछ टिप्स है जो आपको इम्प्लीमेंट करनी है ये लॉकडाउन पीरियड में। तो हमारा फर्स्ट टिप है वो है रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक। आई थिंक ये टिप सभी सब्जेक्ट्स को लागू होता है, क्योंकि ये टिप ऐसा है कि अगर आपने टेक्स्ट बुक एक बार भी पढ़ ली होगी टोटल, तो आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होगा कि किस सब्जेक्ट में और किस टॉपिक में क्या बेसिक थीम है सब हर चैप्टर की। तो अगर आपको मान लीजिए कि बोर्ड के एग्जाम में आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आया जो आपने कभी भी पढ़ा नहीं था, लेकिन आपको बेसिक पता है कि ये सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन ये चैप्टर से आया है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा भी अगर लिख देंगे चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें, तो भी आपको उसमें 20 से 30% मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो और टेक्स्ट बुक रीडिंग का और एक फ़ायदा है कि आपकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट्स में, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट में ऐसे लिखने हैं, लेटर राइटिंग होता है, देन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर है, एक्सप्रेस द आइडियाज है, वो भी एक टॉपिक अलग से आता है। तो वहाँ पे आपको वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वोकेबलरी इम्प्रूव करने के लिए टेक्स्ट बुक रीडिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। देन टेक्स्ट बुक रीडिंग का और एक फायदा होता है कि आपको, अगर आपने मान लो कि पूरे साल में एक टेक्स्ट बुक कम से कम 2 बार भी अगर आपने पढ़ ली होगी, तो आपको ये पता होता है कि किस चैप्टर का राइटर या फिर ऑथर कौन है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है मराठी सब्जेक्ट के लिए स्पेशली, क्योंकि मराठी सब्जेक्ट में हमें प्रस्तावना जो होती है, यानी कि ब्रीफिंग अबाउट द टॉपिक, तो वो लिखने के लिए हमें ये जानना होता है कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है और वो चैप्टर का ऑथर कौन है। ये सब हमें रेफरेंसेस देने होते हैं। तो वो रेफरेंसेस देने के लिए टेक्स्ट बुक रीडिंग हमें बहुत हेल्प करता है। देन हमारा सेकंड टिप है कि कंप्लीटिंग क्वेश्चन आंसर। तो इसका मतलब है कि हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने, जो कि आपके चैप्टर के बाद में जो टेक्स्ट बुक में होते हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर हो गए। देन लैंग्वेजेस में बहुत सारे एक्टिविटीज भी दिए होते हैं बिलो द चैप्टर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हमें PRQ आते हैं, मतलब पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। तो वो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वो एक्टिविटीज भी सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा इन जनरल वो चैप्टर का जो नॉलेज है एक्सपांड करने के लिए वो एक्टिविटीज और वो आंसर्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप आंसर्स लिख रहे हो तो आपका फर्स्ट रीडिंग वहीं पे हो जाता है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो और उसके बाद लिख रहे हो, तो आपका टेक्स्ट बुक का फर्स्ट रीडिंग तो यहीं पे हो जाता है। तो आपका एक टास्क तो वैसे भी कंप्लीट हो रहा है। सो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सभी क्वेश्चंस के आंसर खुद से लिख रहे हो, ना कि किसी डाइजेस्ट से कॉपी कर रहे हो या फिर किसी अगर रेफरेंस बुक से कॉपी कर रहे हो। जब आप अपने आंसर्स खुद से लिखना चालू करोगे तो आपको एग्जाम्स में रटना नहीं पड़ेगा कि ये इस क्वेश्चन का आंसर ये है और ऐसा ही लिखना है। जब आप खुद के आंसर्स तैयार करके लिखोगे, तभी आपको एक फ्लो पता चलता है कि इसका अगर क्वेश्चन आया तो इसका आंसर्स के लिए क्या क्या पॉइंट इम्पोर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर वो क्वेश्चन में आ गए तो आपको 100% मार्क्स मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है फोकसिंग ऑन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो डिस्क्रिप्टिव मतलब लैंग्वेजेस के पेपर में हमारा 50% जो
पेपर होता है वो आता है हमारे चैप्टर्स, पोएम्स और टेक्स्ट बुक से। 50% ऑफ द पेपर होता है वो आता है एसेज और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पार्ट, इसमें हमें लिखने होते हैं एसेज, लेटर्स। उसके बाद डायलॉग राइटिंग होता है, देन एक्सपांड द आइडियाज होता है। उन चीज़ों पे भी हमें फोकस करना है। और वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ यहाँ पे। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आपको फर्स्टली आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखना है। अगर आप जनरल लैंग्वेज में अगर लिखोगे तो आपको 100% मार्क्स मतलब मिलते ही नहीं है। लेकिन आपको अगर 90+ स्कोर करना है तो आपको सिंपल, अगर आपकी लैंग्वेज होगी एसेज में और लेटर्स, आप उतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते एग्जामिनर पे। तो in order to create that impact, we have to use beautified version of the language. And then the fourth part is vocabulary building. तो मैंने अभी बता दिया कि vocabulary क्यों important है डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट्स में। तो ये था about the descriptive subject. Then the next part is conceptual subject. तो ये हमारा प्लान है for the conceptual subject और practice based subject. तो conceptual and practice based सब्जेक्ट में हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं साइंस, मैथ्स एंड ज्योग्राफी। तो साइंस मैथ्स का तो आपको पता होगा कि क्यों कंसेप्चुअल है, प्रैक्टिस बेस्ड है, क्योंकि आपने ये 9th 10th 8th 9th में ऐसे ही स्टडी किया होगा। लेकिन अभी बहुत सारे बच्चों के ये मिसकंसेप्शन होता है कि ज्योग्राफी भी डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है, तब उसके आंसर्स रटने पड़ते हैं और वो सब मेमोराइज करना पड़ता है। लेकिन वैसा नहीं है, वो ज्योग्राफी भी एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है अगर आप उसको उस वे में देखो तो। फॉर कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स हमारा पहला रूल है सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। मतलब साइंस में स्पेसिफिकली केमिस्ट्री, फिजिक्स, अगर ये दो पार्ट हम कंसिडर करें तो उसमें न्यूमेरिकल की भरमार है। स्पेशली अगर फिजिक्स कंसिडर करें तो आप अगर एक टॉपिक ले लो जैसे कि ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन के हर एक कंसेप्ट पे मिनिमम 2 से 3 न्यूमेरिकल फॉर्म हो सकते हैं अलग अलग तरह से, लेकिन फॉर्मूला वही यूज करना है। तो आपको फोकस करना है न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे। न्यूमेरिकल्स कहाँ से आप सॉल्व करोगे? आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए गए हैं, वो सॉल्व करोगे। देन अगर आपको वो भी आपको लगता है कि उसकी प्रैक्टिस बहुत हो चुकी है और सब मुझे सॉल्व करने आते हैं, देन आप उसके बाद आप जा सकते हो अदर मतलब रेफरेंस बुक पे, जो कि आपको ऑनलाइन इजीली अवेलेबल होगा। तो साइंस के लिए होगा, फिर मैथ्स के लिए तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, आपको सब कुछ सॉल्व प्रैक्टिस बेस्ड है मैथ्स। तो मैथ्स में हमें प्रैक्टिस करनी है फॉर्मूला, देन ग्राफ्स अगर हुए तो ग्राफ्स की प्रैक्टिस करनी है। देन अगर आप मैथ्स 1 का ही कंसिडर कर ले तो मैथ्स 1 में हमारा फर्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। तो उसमें हमें न्यूमेरिकल्स भी है और ग्राफ्स भी है, कि ग्राफिकल मेथड से हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ ड्राइंग में हमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो वो टाइम वेस्ट ना होने के लिए हमें फैमिलियर होना है ग्राफ ड्राइंग से। तो वो फैमिलियर होने के लिए हमें मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ग्राफ पे। ज्योग्राफी, तो आई थिंक ज्योग्राफी पे हमें न्यूमेरिकल्स नहीं आते, लेकिन जो है कोऑर्डिनेट जो होते हैं, मतलब अगर इंडिया पकड़ लो तो इंडिया का लोकेशन क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो ये जो चीज़ें है, देन इंडिया का हमारा सरफेस एरिया कितना है, वो सब जो नंबर्स याद रखना बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी। सो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देन सेकेंड टिप है अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स इन डिटेल। तो ये जो चीज़ है ये साइंस में बहुत काम आती है, क्योंकि साइंस में हमें जो आंसर्स लिखने हैं वो पॉइंट टू पॉइंट लिखने हैं, ना कि सिर्फ साइंस में। ज्योग्राफी में भी वैसा है, अगर हम पॉइंट से भटक कर कुछ भी लिख देंगे तो उसको मार्क्स नहीं मिलते। अगर आप पूरा पैराग्राफ भी लिख दोगे लेकिन उसमें वो कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं पॉइंट्स लिखोगे तो उसे 0 मार्क्स दिए जाते हैं। सो साइंस और ज्योग्राफी में
लेंथ, आंसर्स की लेंथ नहीं मैटर होती, उसकी डेप्थ मैटर करती है। तो उसके लिए हमें कंसेप्ट जो है वो पूरे थरली डिटेल में स्टडी करना है, जो जिससे ये होगा ये कि आपको क्वेश्चंस लिखते वक्त पॉइंट टू पॉइंट आप क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हो। और जब आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स लिखोगे तो एग्जामिनर के लिए भी इजी होता है इन ऑर्डर टू चेक द आंसर्स, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ लिखोगे तो उसे ढूंढना पड़ता है कि ये वर्ड्स कहाँ पे है, ये कंसेप्ट लिखे है कि नहीं। लेकिन अगर आप अगर एक सीक्वेंस में पॉइंट्स में लिखोगे तो एग्जामिनर के लिए भी ये इजी होता है कि चेक करने में वो, तो अगर आपका एक आध पॉइंट मिस भी हो गया लेकिन वो कंसिडर कर लेता है और उसको आपको फुल मार्क्स मिल जाता है। आपको कंसेप्ट डिटेल में समझ लेना, जिससे आप आंसर्स पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते। थर्ड पॉइंट इज प्रैक्टिसिंग एज मेनी एग्जांपल्स एज पॉसिबल। तो ये तो मैंने बता दिया सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स में कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स सॉल्व करने इन टर्म्स ऑफ मैथ्स। अगर आपके टेक्स्ट बुक के सारे प्रॉब्लम सेट सॉल्व हो गए, आपको कॉन्फिडेंस है कि मुझे कोई भी क्वेश्चन दिया तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, देन इट्स गुड। सो आप अगर ये सब सॉल्व हो गया आपका, तो आप दूसरे भी बुक्स रेफर करके उनमें से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है वो भी आप रेफर कर सकते हैं। उससे आपको बहुत फायदा होगा। देन द फोर्थ पॉइंट इज ट्राई टू राइट डेफिनेशंस बाय योर ओन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी। साइंस एंड ज्योग्राफी में हमें बहुत सारे डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस इन टर्म्स ऑफ लॉज, और ज्योग्राफी में जैसे कि कुछ क्लाइमेटिकल चेंज होता है उसकी डेफिनेशन होती है। ये सब हमें रटना नहीं है, ये सब हमें मेमोराइज करना है और ये समझ के लेना है, जिससे हम अपने खुद के शब्दों में लेकिन वही पॉइंट्स लेकर हम अपनी डेफिनेशन लिख सकते हैं। और ये डेफिनेशन राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50% ऑफ द साइंस पेपर इज बेस्ड ऑन डेफिनेशंस एंड अदर थिंग्स एंड कंसेप्ट्स। तो 50% अगर आपने ये सब कर दिया, जो कि डेफिनेशंस अपने आप प्रिपेयर करने हैं, देन कंसेप्ट समझ के लेने, अगर ये पॉइंट्स आपने अगर मास्टर कर लिए तो आपका 50% स्टडी यहाँ पे ही हो गया उस टॉपिक का। तो बचते हैं न्यूमेरिकल्स, और वो तो आप वैसे भी करने वाले हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेफिनेशन रटो मत, लेकिन वो समझ के अपने ओन वर्ड्स में कन्वर्ट करो। और उसके बाद आते हैं हिस्ट्री एंड सिविल स्टडीज। तो ये मैंने पूरा हिस्ट्री और सिविल स्टडीज मैंने पूरा एक अलग टॉपिक रखा था, क्योंकि इस पे बहुत सारे बच्चे जो है इग्नोर कर देते हैं हिस्ट्री को, क्योंकि ये इजी पार्ट है। बट ऐसा नहीं होता कि हिस्ट्री इजी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठते हो तभी आपको पता नहीं होता कि कौन से पॉइंट्स लिखने हैं और कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और जो एग्जामिनर को एक्सपेक्टेड है आंसर में। हिस्ट्री और सिविल स्टडीज का अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए अलग कुछ टिप्स है। तो ये हमारी फर्स्ट टिप है, टोटली मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट। तो ये बिल्कुल सही है कि आपको इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा रटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट्स कम है। आप डेली लाइफ में, डेली रूटीन में सब अप्लाई नहीं करते, तो इसलिए ये टॉपिक्स आपको ध्यान में रखने के लिए थोड़ा रटना पड़ेगा। देन अगर आप सिविल स्टडीज मान लो, तो सिविल स्टडीज में आप थोड़ा सा आप बिना रट के भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि ये सब हमारी कंट्री ये सिविल स्टडीज पे चलती है। तो हम डेली लाइफ में देख सकते हैं, तो वो टॉपिक इतना डिफिकल्ट नहीं है टू रिमेम्बर। देन हमारे सेकेंड टिप है प्रिपेयरिंग फ्लो चार्ट फॉर ईच चैप्टर एंड टॉपिक। तो अगर हिस्ट्री का कंसिडर कर ले हम, तो हिस्ट्री में बहुत सारे डेट्स होते हैं, देन बहुत सारे ईयर्स होते हैं जिसमें कुछ इंसिडेंसेस हुए होते हैं जिसका हिस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सब जो है टॉपिक्स, और बहुत सारे हिस्टोरियंस के नाम भी होते हैं हर चैप्टर में। तो ये ध्यान रखने के लिए हमें फ्लो चार्ट पेपर करने, मतलब अगर चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ में अगर हमें एक डेट दिखी,
और ये इम्पोर्टेंट डेट है। तो वो डेट हमने फर्स्ट फ्लो चार्ट के फर्स्ट कॉलम में लिख दी। उसके नीचे हम उसके आगे के जो 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 डेट्स आएंगे, उस डेट पे जो इंसिडेंसेस हुए हैं वो सब हम नोट करके रखेंगे। और ये जो फ्लो चार्ट है ये आपको फाइनल रिवीजन में बहुत काम आएगा, क्योंकि फाइनल रिवीजन में होता है कि आपके पास समय बहुत कम होता है। तो वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव रिवीजन करने के लिए ये फ्लो चार्ट बहुत काम आता है। फ्लो चार्ट प्रिपेयर करने के लिए यही टाइम है, क्योंकि आपके पास बहुत फ्री टाइम है। अगर आप सोचोगे कि ये फ्लो चार्ट में अगर फाइनल रिवीजन के टाइम पे प्रिपेयर कर लूंगा तो वहाँ पे आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि फ्लो चार्ट प्रिपेयर करें। देन हमारा नेक्स्ट टिप है राइटिंग नोट्स एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच चैप्टर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने जैसे फ्लो चार्ट्स का बताया कि फ्लो चार्ट लिखो जो जो डेट्स है उसकी, तो और ये नोट्स का है। तो अब जितने आप नोट निकालोगे चैप्टर के, उतना आपको रिवीजन करने में इजी होता है। और ये सिर्फ हिस्ट्री और सिविल स्टडीज के लिए नहीं है, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए लो, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट मतलब साइंस के लिए लो, ज्योग्राफी के लिए हो, जितने आप नोट्स निकालोगे उतना रिवीजन करना इजी होता है और मेमोराइज करना इजी होता है, क्योंकि आप एक फ्लो में सोचते हो और उस फ्लो में आपके ब्रेन में वो फील्ड होता है कि ये फ्लो में ऐसा ऐसा पॉइंट्स है। तो आप जब रिकॉल करते हो पेपर के टाइम पे तो आपको सब फ्लो वाइज आपको सब याद आता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अभी हमारा नेक्स्ट डिस्कशन टॉपिक है टाइम डिवीजन। तो अगर आपको ये सब तो हो गया कैसे स्टडी करना है, लेकिन कितने देर तक स्टडी करना है और कितना टाइम हमें ये स्टडी करने में देना है। आइडियली मेरा अगर मानो तो डेली मिनिमम 3 आवर्स आपको स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी मतलब सेल्फ स्टडी में आपका जो राइटिंग वर्क है वो नहीं आता। सेल्फ स्टडी मतलब लेसन रीड करना, नोट्स निकालना, फ्लो चार्ट्स बनाना, खुद से डेफिनेशंस लिखना, देन न्यूमेरिकल्स खुद से सॉल्व करना बिना देखे, वो सब जो होता है वो सेल्फ स्टडी होता है। तो सेल्फ स्टडी मैं कहूँगा कम से कम 2 से 3 घंटा आपको करने पड़ेंगे ये लॉकडाउन पीरियड में, क्योंकि आपके स्कूल नहीं है, अदर और लेक्चर्स भी ज़्यादा नहीं होते, तो आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम है। तो 2 से 3 घंटा निकालने तो बहुत ईजी है। तो अगर आप कंसिडर मान लो कि 2 से 3 घंटे आप स्टडी करने वाले हो, तो 2 से 3 घंटे इन 3 पार्ट्स में आप कैसे डिवाइड करोगे। तो ये डिवाइड करने के लिए ये पाई चार्ट आप रेफर कर सकते हो। तो यहाँ इस पाई चार्ट में आप देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर में मैंने डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट्स के लिए दिया है, येलो कलर मैंने दिया है कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स के लिए, और हिस्ट्री एंड सिविल स्टडीज को मैंने दिया है ग्रीन कलर। तो आपका 50% ऑफ द टाइम शुड बी अलॉटेड टू कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, मतलब साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी। इन 3 सब्जेक्ट के लिए आपका 50% ऑफ द टाइम यूटिलाइज होना चाहिए। देन आते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट। तो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट्स में आपका 40% टाइम जाना चाहिए, जिसमें आता है लेसन रीडिंग, देन आपके वोकेबलरी बिल्डिंग आते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग भी बहुत फायदेमंद होता है कंसेप्ट डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट के लिए। देन 10% ऑफ योर टोटल सेल्फ स्टडी टाइम शुड बी अलॉटेड टू हिस्ट्री एंड सिविल स्टडीज। तो हिस्ट्री एंड सिविल स्टडीज के लिए हम 10% टाइम देंगे। तो ये पूरा का पूरा टाइम डिवीजन है फॉर दिस लॉकडाउन पीरियड। और आप सब्जेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो डे वाइज। तो अगर आप कंसिडर मान लो कि आज मैंने कंसेप्चुअल सब्जेक्ट में से मैथ्स किया और डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट्स में से फर्स्ट लैंग्वेज की, और हिस्ट्री से और सिविल स्टडीज में अगर आपने आज हिस्ट्री किया, तो नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स में आप करोगे साइंस, डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट में आप करोगे सेकेंड लैंग्वेज, एंड हिस्ट्री एंड सिविल स्टडीज में करोगे आप सिविल स्टडीज। ऐसे आप सब्जेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ वीक डेज। तो ये भी बहुत कारगर साबित हो सकता है आपके लिए। तो आई होप आपको ये सब स्टडी प्लान समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो और कोई भी अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए होगी, तो
मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देन अभी मैं मैथ्स के लिए एक टेस्ट सीरीज चालू कर रहा हूँ, जिसमें मैं हर टॉपिक पे एक क्वेश्चन पेपर निकालने वाला हूँ और वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। और वो पेपर में शेयर करूंगा अपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप पे। तो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दी है। सो वो लिंक पे जाके आप वो ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको वो क्वेश्चन पेपर्स चाहिए तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, और आइदर यू ज्वाइन टेलीग्राम और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, क्योंकि मैं वही लिंक इंस्टाग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा। तो वो पेपर्स दोनों भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो गए। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मैंने जो स्टडी प्लान बताया वो आपको समझ आया होगा और उसके मुताबिक आप स्टडी करना स्टार्ट करोगे। सो अगर आपको ये स्टडी प्लान अच्छा लगा तो आपके और भी दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी ये स्ट्रैटेजी का पता चले और वो भी इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपना स्टडी स्टार्ट कर दें। और ये जो स्टडी प्लान है ये किसी भी कोचिंग क्लास में नहीं सिखाया जाता। ये जो प्लान है ये मैंने खुद मेरे 10th स्टैंडर्ड में यूज़ किए थे और ये मुझे इस प्लान से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, जिससे होगा ये कि मैं अगर कोई नई वीडियो डालता हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। सो मैं मेरे चैनल पे वीकली 2 से 3 वीडियो डालता हूँ, जिसमें से 2 वीडियोस जो कि वीडियोस होती है मैथ्स पे और मैथ्स और स्ट्रैटेजीज पे बेस्ड होती है। सो आई थिंक अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो 10th मैं मिलूँगा आपको अगले हफ्ते विथ मैथ्स 2 वीडियो। सो टिल देन बाय बाय।